तो आइए कुछ चर्चा हम एक दो क्वेश्चन से शुरू करें। Which is the dimensional formula of gravitational constant, right? अभी हमने ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन मुझे ख्याल भी नहीं है, याद है ही नहीं, तो हम ऑप्शन क्या दें? यहां 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, हम बिना ऑप्शन से ही पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस हमें ख्याल ही नहीं, तो मुझे रट कर के आना पड़ेगा। तो हम ऑप्शंस बाद में देंगे, पहले हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, which is the dimensional formula of gravitational constant? डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन अलग अलग चीज है। कई जगहों पर मैं देखता हूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं कोचिंग सेंटर का, वो लिख देगा डायमेंशन। डायमेंशन अलग है, डायमेंशनल फार्मूला अलग है और डायमेंशनल इक्वेशन अलग है। बात को समझिए। तो क्या बात है? डायमेंशनल कांस्टेंट। तो डायमेंशन, जो डायमेंशनल फार्मूला है वह भी किसी फार्मूला से है। फार्मूला याद है तो आप डायमेंशन लिख सकते हैं और उसके डायमेंशनल फार्मूला को भी लिख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, वहीं से आ रहा है। अभी तो 11th क्लास में इस फर्स्ट वॉल्यूम के आई थिंक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 में है ग्रेविटेशन, लेकिन हम 9th क्लास के हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। We know that क्या जानते हैं आप? F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपन R²। अभी हम इस पर वेक्टर का साइन नहीं लगाए हैं, आप लगा सकते हैं वेक्टर का साइन। 9th क्लास में ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। देयर आर 2 सेलेसियल बॉडीज, नॉट सेलेसियल बॉडीज आपके, हालांकि हम पृथ्वी पर हैं, अर्थ पर हैं, अर्थ इज ऑल्सो अ सेलेसियल बॉडी। तो अर्थ का सारा चीज भी तो सेलेसियल ही हो गया, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देंगे तो बातें बदल जाएगी। अब बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे जुबान से निकल गया, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हमारी जुबान से अचानक निकल गया, जो आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर के जुबान से कैसे निकला। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चैप्टर नंबर 5 में
हम इसकी चर्चा करेंगे। और फिर आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ भी हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे मुंह से निकल गया, इसको पॉइंट करके नोट कर लीजिए और थोड़ा सा गूगल पर जा करके सर्च मारिएगा कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, याद आइए। तो देयर आर टू बॉडीज whose masses are denoted by m1 and m2 and the distance between them is r, right? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है। दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी दुनिया में ऑब्जेक्ट है, ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी है, सबके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहीं कहीं पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम देते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाता है। तो हम कहेंगे अर्थ की ग्रेविटी इतना है, सन की ग्रेविटी इतना, वो एक अलग बात है। ग्रेविटी पर हम आएंगे तो एक अलग तरीके से बात को करेंगे। अभी हमारी चर्चा किस पर है? हमारी चर्चा है क्या? हो गया, ठीक है। पैसे वो अकाउंट में आज डाला ही नहीं। हाँ, तो हमें भी मार्केट जाना था, नहीं जा पाए हैं, डाला ही नहीं, पैसे ही अकाउंट में डाला। चलिए कल आइए कुछ दे देंगे आपको। हाँ, हमारे यहाँ कहेंगे वीडियो में किससे बात कर रहे थे। हमारे यहाँ ये मेड है, खाना बनाने के लिए आती है। तो अभी खाना बना कर गई है तो उसको कुछ पैसे की ज़रूरत था, तो अभी हमारे अकाउंट में आया ही नहीं है, तो इसीलिए उस थोड़ी भी बात को समझिए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। तो ये वेल नोन फार्मूला है ना। अब 2-3 बात जो हम बताए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये 3 बात टॉपिक पर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। अभी चलिए इस पर बात चर्चा करें। तो ये आपका क्या है? फार्मूला। इसमें जो कैपिटल जी है, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कैपिटल जी, वेयर कैपिटल जी, ये जो कैपिटल जी है, यार क्या यार, पैर में लगे, एक आराम से आराम से। तो इस फार्मूला को आप जानते हैं, ठीक। और इस फार्मूला में जो कैपिटल जी है उसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जीसी वहां फुल फॉर्म लिखा हुआ है। एंड यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ठीक। तो क्या करेंगे हम? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बड़ी आसान लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आपने 7th क्लास में पढ़ा है। लगता है बोर्ड की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। अब आपको आसान से दिखेगा। हाँ, तो ये है आपका कैपिटल जी। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, ठीक। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, राइट। कुछ नहीं है, फार्मूला लिखिए। उस फार्मूला में जिस चीज का आपको निकालना है उसको LHS में रखिए।
अब आप देखिए कितना भी कहने बात को नहीं समझिएगा, आप इसको देखिए इट इंप्लाइज राइट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जी m1 m2 take right equal to f r square right and it implies capital G and this is equal to f r square upon m1 m2 right. Now you will put the dimension of each term, जितने भी इसमें है टर्म, जितने भी इसमें है फिजिकल क्वांटिटी, उस सब का डायमेंशनल फार्मूला पुट कीजिए। ठीक, फोर्स का क्या लिखेंगे, एफ है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस प्रीवियस क्लास में फोर्स मास इंटू एक्सलेशन लिखिएगा। क्या लिखेंगे, एफ है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास का रख दीजिएगा क्या, कैपिटल एम, एक्सलेशन का यही एल टी माइनस टू। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। एंड आर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, m1 एंड m2 के बीच का वो डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस है, दिस इज अ टाइप ऑफ लेंथ। सो लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, l, और r पर स्क्वायर है, सो l स्क्वायर, यानी हम इसको कहेंगे l रेज टू द पावर 2, और नीचे क्या है, मास। तो मास के लिए आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एम एंड कैपिटल एम, दो बार है ना भाई, कुछ नहीं, आराम से आप लिखिए। हाँ, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ, आराम से बातों को समझिए, तो आपको लगेगा कि डायमेंशनल फार्मूला निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आप देखिए, इसको आप क्या लिखेंगे, या ये दोनों को ऊपर ले जाए, या एक से एक आप काट भी सकते हैं। ठीक, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एम, ये एम और एम कैंसिल होते हैं, काट भी दीजिए, क्या बन जाएगा, ए से काट दीजिए, राइट, मने। हाँ, और ए एम पर पावर क्या हो जाएगा, एम पर पावर -1, राइट, ये ऊपर चला जाएगा, एल टी और एल टी -2, और ए इसी को आप लिख दीजिए एल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका, एम, राइट, एम -1 एल क्यू टी -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम कैसे इसको निकालें, हम इस डायमेंशनल फार्मूला को कैसे निकालें, हाँ, एक नॉर्मल हमने क्या लिया, इक्वेशन लिया, उस इक्वेशन को सोल्व करिए। जैसे 6 क्लास में 7 क्लास में एक इक्वेशन लेते हैं और उसमें वैल्यू पुट करना होता है। अब आप देखिए, लिख देगा क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर, फाइंड करना, a का वैल्यू दे देगा 2, b का वैल्यू दे देगा 3। नहीं निकालते, वही तो बात है। यहां पर मैंने इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और सारे का डायमेंशनल फार्मूला मैंने पुट कर दिया। अब हम आते हैं ऑप्शंस पर। ये किसी मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है। हाँ, इस का डायमेंशन बदल करके लिख दिया हुआ है,
तो डायमेंशनल फार्मूला, हाँ, तो ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपके अपेंडिक्स 9 में दिया हुआ, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका आपका फार्मूला लिखा डायमेंशनल कांस्टेंट का, ये डायमेंशनल फार्मूला m-1 L3T-, ये आपका आंसर। अब अपने आप से ऑप्शन बना लीजिए। ए में वेलोसिटी का लिख दीजिए, बी में ये लिख दीजिए, सी में कुछ लिख दीजिए, डी में आप ऑप्शन तो बनाने वाली बात अपनी पर, ऑप्शन बनाने में क्या है? ए है आपका डायमेंशनल फार्मूला, राइट। अब डायमेंशनल फार्मूला के बदले हम यहां लिखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या? डायमेंशनल इक्वेशन। हाँ, देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 G इक्वल टू m-1 L3T-, ये लिख दिया। ऑप्शन नंबर 2 G इक्वल टू m-1 L3T-, राइट। थर्ड में हमने लिख दिया G इक्वल टू m-1 L3T-, राइट। और फोर में लिख दिया ऑल आर करेक्ट। बात समझ रहे हैं? ये मोबाइल का जो स्क्रीन है ना, ये पता नहीं यहाँ से शाइनिंग देते रहता है, कभी कभी ये बल्ब का शाइनिंग देता है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये यहाँ थोड़ा शाइनिंग आ रही है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है, हाँ, तो देखिए इसको कैसे बनाएं। डायमेंशनल इक्वेशन, इसमें से कौन है? तो आप निकालेंगे, सारे दिया हुआ है ये आपका, आप तो कहेंगे ऑल आर करेक्ट। क्या कहेंगे? ऑल आर करेक्ट, सब सही है। लेकिन सब सही नहीं है, सब सही नहीं है। देखिए मिस्टेक कहां हो सकता है, ये लिखने का तरीका ही गलत है। क्यों? ये ना तो डायमेंशनल इक्वेशन है और न ही तो डायमेंशनल फार्मूला है। क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला अगर होता तो इस वाले टर्म में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया गया होता, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये ना तो डायमेंशनल फार्मूला है, दिस इज नॉट डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, कुछ नहीं है, ना तो डायमेंशनल इक्वेशन है, ना तो डायमेंशनल फार्मूला। चलिए, इस सेकेंड वाले में ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये डायमेंशनल फार्मूला है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है डायमेंशनल इक्वेशन, राइट। तो डायमेंशनल इक्वेशन हमारा ये है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सिंबल है और सिंबल में हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और इक्वेट कर दिया उसके डायमेंशन, जो फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला को हमने इक्वेट कर दिया। तो दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, यानी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है। आराम से, इत्मीनान से बातों को समझिएगा। एक क्वेश्चन अगर हम समझ जाते हैं तो 1000 क्वेश्चन को हम समझ जाएंगे।
बना लेंगे। इस तरीके से आइए हम डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला क्या है उस बात और डायमेंशंस क्या है इस बात को समझेंगे। अब इस पेज पर कुछ क्वेश्चन है दिया गया 90, ये है 214 पेज है शायद, 214 पेज 214 पेज है। इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चंस का दिया गया है, बहुत सारे है, 94 है आपका आई थिंक। इसमें आप निकालेंगे इस सारे को, कमेंट बॉक्स में आइएगा, न समझ में आए तो उस बातों को बताएंगे। अब हम डायमेंशंस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। तो देखिएगा, इससे पहले चलिए साथ में मैं बता ही देता हूं। लिखिए हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन नहीं, सही हम बोले, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसका एनालिसिस कैसे करेंगे? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है? तो इसमें एक है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। हम इसका आज सबका नाम लिख देते हैं। फर्स्ट है चेकिंग द डायमेंशनल consistency of equation अब इसका मतलब क्या है? ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी ही बात है। 6-7 क्लास में आप पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन का आपको आंसर आता x = 2 और फिर कहता कि आप वेरीफाई कीजिए। याद कीजिए वही वाली बात है। तो LHS में भी वैल्यू डालते और RHS में उसका वैल्यू डालते। LHS अगर RHS के बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो आप कहते कि नहीं मेरा तो आंसर सही है। मतलब वही बात है, मतलब हम 11th क्लास नहीं, वो 6 और 7th क्लास की लीनियर इक्वेशन ही तो पढ़ रहे हैं। ठीक, तो क्या करना है अब आप देखिए क्या कर रहा है। आपसे कहेगा एक क्वेश्चन ऐसे करके कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at एक करेक्ट इक्वेशन है या नहीं, इसको चेक करना है। इसी को बोलते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब समझते हैं,
बातों को समझिए, इंग्लिश वाली बात, कंसिस्टेंसी और डायमेंशन, किसका धारण, डायमेंशन की कंसिस्टेंसी। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें दो पार्ट है, एक LHS और दूसरा RHS। एक है LHS और दूसरा RHS। ये है LHS और ये वाले पार्ट है RHS। RHS में दो टर्म है, देयर आर टू टर्म्स, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब टर्म नहीं समझते हैं तो हमारी गलती नहीं है। 6th क्लास में 7th क्लास में एलजेब्रा में पढ़ाए जाते हैं। एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म यानी प्लस और माइनस से जो सेपरेट किया गया है उसको टर्म। मल्टीप्लाई और डिवीजन को इसमें काउंट नहीं करेंगे, ध्यान देना है। अब कई बच्चा जो है ना समझता ही नहीं इस बात। तो चलिए बिना समझे ही कुछ काम कर लें, यार समझना कोई जरूरी है नहीं। आइए तो डायमेंशन LHS का लिखिए, LHS का डायमेंशन और RHS के ईच टर्म का डायमेंशन। इसका मतलब डायमेंशन D लिख दिया, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U इक्वल टू डायमेंशन ऑफ K। ये जो है ना घेरिएगा या नहीं घेरिए कोई बात नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए नहीं लगाइए, यानी सारे का डायमेंशन जितने भी टर्म है LHS RHS का सभी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी को डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कहा गया। लाइट कट गई है, अब बाकी मैं वीडियो के साथ